चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो 4100 प्लस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज आया है उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। कल हम 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 30 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 31 क्वेश्चन से। चलिए इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है इसके जहाँ 4100 प्लस मैथ के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर क्या है 31। देखते हैं। ये दिया गया है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। ये सारे मल्टीपल में देखिए, ये tan 85 डिग्री और tan 85 डिग्री, tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री मिलके क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री मिलके क्या हो जाएगा 90। जब इस तरीके से एक ही चीज दिया रहा है और वो 90 डिग्री बना रहा हो तो उसका भी मान 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1। अब ये हमने क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। अगर इसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा cot 85 डिग्री हो जाएगा। cot 85 tan 85 ये आपस में उल्टा होता है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 25 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 65 डिग्री, सॉरी cot 65 डिग्री, cot 65 डिग्री और tan 65 डिग्री आपस में क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई आधार के त्रिज्या के समान है। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है जबकि आंतरिक त्रिज्या की आधी है। तो सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले के आयतन के बीच में क्या अनुपात होगा। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर इसी तरीके से होता है, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है, सिलेंडर का त्रिज्या ये है और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। तो ये ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, यही क्वेश्चन में दिया गया है। और हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम देखें तो ये एच भी क्या है आर है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इंटू आर, एच के बदले ये आर है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एक खोखले गोला है, एक गोला इस तरीके से है, इसका जो त्रिज्या है मान लीजिए ये त्रिज्या आर है, ठीक है। और इसके अंदर एक और है जिसका त्रिज्या है इसके त्रिज्या से क्या है आधी है, तो ये क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, तो ठोस गोले का अगर इसका हम आयतन निकालें तो ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन यही होता है 4/3 आर क्यूब। लेकिन इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई। अगर इसे हम r1 मान लें, ये r है तो देखिए ये क्या हो जाएगा r का क्यूब, ये माइनस होगा तो r माइनस r/2 का क्यूब हो जाएगा, r/2 का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस r³/8। तो ये क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 4/3 पाई, 8 में से आर गया 7r
7r³/8 आ जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी कि पाई 7r³/3। अब इन दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। जब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो एक है πr³ और दूसरा है पाई 7r³/3, सॉरी 3 और 2 6, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, r³ से r³ कट गया, तो ये किस अनुपात में आ गया? 6:7 में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सपोर्ट करें प्लीज भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े को दर्शाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से दर्शाया हुआ है, ठीक है। 15% न्यू दिल्ली, 15% है, 5% नागपुर, थोड़ा 5% ज़्यादा हो गया, 5% नागपुर है। रायपुर 25% क्या है? रायपुर है। 30% चेन्नई है, 30% चेन्नई, और 25% कहाँ है? हैदराबाद है। हैदराबाद 25% है। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी होगी? अब देखिए 2 लाख टन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख है। 2 लाख टन सिर्फ चेन्नई में है, तो 2 लाख टन का 30% निकाल देंगे, काम हमारा क्या हो जाएगा? तो 30% क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, यानी कि 60,000 जो है, 60,000 टन कहाँ पे उत्पादन हुआ है? चेन्नई में। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। 30 दूनी 60 करते हैं, 60 ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, आप तुरंत सी को टिक लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि टावर के पास से जाने वाली रेखा पर 3 संरेख बिंदु ए, बी और सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ए बी अनुपात बी सी का मान ज्ञात कीजिए। एक टावर है, देखिए, ठीक है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी, अगर इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे सी कह दें, तो ए बी बट्टा और इसे डी हम कह दें, तो ए बी बट्टा बी सी का जो अनुपात है हमसे यही ज्ञात करने के लिए बोल। अब देखिए ये 30 डिग्री है। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, हमने कई बार इसे बताया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति में 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज पे बात होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है? ए होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है? A√3 होता है। 45 डिग्री की अगर बात की जाए, सॉरी 60 डिग्री होगा, चलिए 60 डिग्री बता देते हैं। 60 है, ये 30 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? A√3, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है? ए होता है, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री का अगर ये त्रिभुज है तो 45, ये 45, तो 45 डिग्री के सामने ए होता है, 45 डिग्री के सामने ए होता है। ये तीनों चीज़ मैंने आपको यहाँ अलग अलग बता दिया, ताकि जब हम यहाँ करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। हम क्या देखते हैं कि ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है? 60 डिग्री के सामने A√3 होता है, तो यानी 60 डिग्री के सामने अगर √3 होगा तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री के सामने क्या होगा? 1 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये आते हैं 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री के सामने क्या होता है? 1 होता है, यानी 45 डिग्री के सामने अगर 1 होता है तो ये √3 गुना 1, 1, तो ये आपका 45 डिग्री ये होगा, तो 45 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो 1 बराबर क्या आ गया? √3, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 आ गया। अब देखिए 30 डिग्री के सामने क्या होता है? ए होता है, और ये टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? √3 होता है, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री के सामने √3 होता है
और 30 डिग्री के सामने ए होता है और ए का वैल्यू √3 है, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए जब बी से डी तक का वैल्यू √3 है, तो अगर BC का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, √3 - 1, तो ये BC का मान क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब BC का मान √3 - 1 हो गया, तो AB का मान क्या हो जाएगा, यानी कि ये टोटल में से ये दोनों जोड़ के संख्या माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये A से लेकर D तक का मान 3 है, तो 3 माइनस √3 माइनस का 1 प्लस 1 कर देंगे, तो ये इसका मान आ जाएगा AB का, तो ये 1 से 1 कट गया, इसका मान क्या आ गया, 3 माइनस √3, यानी AB का मान आ गया 3 माइनस का √3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि AB बट्टा BC का मान क्या हो जाएगा, तो AB बट्टा BC का देखेंगे तो AB का मान हमारे पास कितना है, 3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3, और BC का मान कितना है, तो √3 - 1, तो √3 - 1। अब क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण करेंगे, तो √3 + 1 बट्टा √3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3 इंटू √3 + 1, ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाता है, a² - b², ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 3√3 प्लस 3 एकम 3 माइनस √3 इंटू √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस यानी कि √3/2। अब देखिए ये 3 तो कट जाएगा, ये 3 √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 √3/2, ये 2 कट जाएगा तो √3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब √3 आपका आंसर आ गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन आपका √3 यानी कि √3/1 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यदि बहुलक का मान 14 है, बहुलक का मान कितना दे दिया है, 14 है, माध्य का मान कितना दिया है, 5 है, तो पूछ रहा माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका क्या होगा। अब देखिए ये प्रश्न कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए अगर ये क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला को अगर आप इंग्लिश में याद कीजिएगा तो बहुत इजी है, मोड बराबर 3 मीडियन 2 मीन, यानी 3 गुना जो संख्या वर्ड बड़ा है वो 3 गुना होगा, जिसका वर्ड छोटा है वो 2 गुना होगा। मोड का वैल्यू कितना दिया है, 14, 14 बराबर 3 गुना मीडियन निकालना है तो x माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया है, 5, तो 2 5 10, इधर आ जाएगा 24, 24 बराबर 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8, यानी कि माध्यिका का मान कितना आ गया, 8 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि 96 के लिए सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 96 के सभी गुणनखंडों का योग के लिए पहले 96 का एलसीएम निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। अब इसका योगफल पूछा है, इसका योग क्या होगा, योग क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 गुना 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। अब देखिए ये सारा जोड़ में रहेगा, सॉरी ये क्या होगा, जोड़ में होगा, प्लस 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 प्लस, 2 के पावर 0 का मान क्या होता है 1, 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 16 32 गुना 3 के पावर 0 1, 3 एकम 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 7 8 7 15 15 6 31, 31 और 32 क्या हो जाएगा 3 63 गुना 4, यानी कि 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 6 24 1 25, कितना हो जाएगा 252 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि यदि sec 5a
सेक 5a बराबर कॉसेक 7a, तो a का मान क्या होगा जबकि 7 थे लेस देन 90 हो। इस केस में क्या कीजिए, बस 5a को उठाइए, 7a को उठाइए और इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर कर दीजिए। 7 5 12 a बराबर 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/12, 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा 90 बार में, यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री। क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं, बिंदु पी पर मिलते हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है पी, ये है सी, ये है डी। पी बी का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका पूछा। देखिए ये एक थ्योरम होता है, इसे पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। अब देखिए पी ए का मान अगर हम देखें तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। ये टोटल का मान यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा 5 + 3 8 होगा। पी बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, पी सी का मान देखें, अगर हम इसे x मान लें तो ये पी सी का मान क्या हो जाएगा x + 4 और पी डी का मान कितना दिया है 4। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 3 6 बराबर x + 4 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। यही सी डी का मान क्या हो जाएगा, सी डी का मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ये है 5 + 2 5 + √2x² -4 + √5x + 8 + 2√5 बराबर 0 हो। तो हमसे पूछ रहा है 2 अल्फा बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। देखिए ये इक्वेशन दिया है, इसे हम द्विघात समीकरण किससे कंपैरिजन करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0, तब जाके अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या होता है -b/a होता है। अब इस इक्वेशन में -b यानी कि b x के जो गुना में होता है वही b होता है, तो b क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस है और ये भी माइनस को अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4 + √5/a। ए क्या हो जाएगा, ए है यहाँ पे 5 + √2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -b/a क्या हो जाएगा 4 + √5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c क्या है यहाँ पे, ये संख्या पूरा c है, तो क्या हो जाएगा 8 + 2√5 और a क्या है 5 + √2। अब हमसे पूछ रहा है 2 गुना अल्फा बीटा, तो 2 गुना अल्फा बीटा क्या है अल्फा इंटू बीटा यही मान है, तो ये हो जाएगा 8 + 2√5 बट्टा 5 + √2 बट्टा अल्फा प्लस बीटा है 4 + √5 बट्टा 5 + √2। अब देखिए ये 5 + √2, ये 5 + √2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये अगर यहाँ लिखते हैं 2 गुना, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 4 + √5 बचेगा। अब बट्टे में ये क्या बचा है 4 + √5, ये 4 + √5 4 + √5 कट जाएगा, तो 2 दूना 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और किया भी हूँ ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई लोग आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 3 तथा 2 7 को जोड़ने वाले रेखा को 3:4 में विभाजित करता है। 2 रेखा है, एक का क्या है 1:3,
1 3, दूसरे का 2 7, किस अनुपात में बांट रहा है? 3:4 में। हमने आपको बताया इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए और x को x के साथ जोड़िए, y को y के साथ जोड़िए। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये क्या है? 4 × 4, 4 3 12, 3 से इसमें गुना कीजिएगा 3 दूनी 6 और 7 त्रिका 21, 4 + 6 बटा 4 3 7, 12 + 21, 12 + 21 बटा 4 3 7, 6 4 10 बटा 7 हो गया। अब 2 1 3, 1 2 3, 33 बटा 7, यानी कि 10 बटा 7 और 33 बटा 7 आपका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपने समान चाल की 4/5 हो गई तथा वो अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंची। एक ट्रेन गाड़ी चल रही है, इसको यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन ये 30 किलोमीटर चली, यानी कि 30 किलोमीटर चल के यहाँ पे ये इसका एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हो गया, इसका स्पीड पहले 5x था, एक्सीडेंट के बाद क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यही ना होगा? 4/5 का मतलब है कि पहले 5 के स्पीड से चल रही थी, लेकिन अब स्पीड जब एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, यानी अब उस चाल से चली। उस चाल से चली तो कितना मिनट लेट हो गई? तो 45 मिनट क्या हो गई? लेट हो गई। अब देखिए अब क्या कह रहा, यदि दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर दुर्घटना ये 30 किलोमीटर पे नहीं होकर यहाँ से 18 किलोमीटर आगे हुई रहती, यानी कि यहाँ से 18 किलोमीटर आगे हुआ रहता, तो रेल अपने गंतव्य पर केवल 36 मिनट, अगर यहाँ हुआ रहता तो उसको यहाँ पहुँचने में कितना लेट होता? सिर्फ 36 मिनट लेट हो जाता। अब देखिए यहाँ पे समय का अंतर कितना है? तो 9 मिनट का। कितना समय का अंतर है? तो 9 मिनट का समय का अंतर है। ठीक है, अब देखिए तो समान चाल 36 मिनट देर पहुंचता है। इस रेल की सामान्य चाल, यानी कि जो पहले वाला चाल था वो कितना है, यही हमसे पूछा है। हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ये 18 किलोमीटर आगे जो एक्सीडेंट हो रहा है, सारा मामला उसी पे हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना है? 18। स्पीड क्या हो जाएगा? इन दोनों के चालों का गुणनफल, यानी कि 5x गुना 4x माइनस 5x माइनस का 4x, और समय का कितना अंतर है? 9 मिनट, तो घंटा में बदलेंगे तो 9/60। अब देखिए 5 के 20, ये 20 तिया 60, ये 30 मिनट में हो जाएगा। 5 के 20, 20 तिया 60, 3 मिनट। 3 से 9 को काट देंगे 3, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? x, एक x से x कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, यानी कि अगर इसकी चाल x के 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, एक्सीडेंट ये 18 किलोमीटर पे, तो 5 के हिसाब से इसका चाल क्या हो जाएगा? 6 गुना 5, यानी कि इनिशियल जो इसका स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि जो शुरुआती चाल था इसका सामान्य चाल कितना था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी हैं, ये दोनों मिलके एक कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? 1.2 दिन में क्या करेंगे? काम को पूरा कर लेते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगता है, यानी कि अगर ये दोनों आधा आधा काम करता है लोग तो 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है तो बी अकेले इस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन में कर लेगा? अब देखिए यहाँ पे चीज़ है, अगर हम ये 1.2 दिन में करता है, हमने मान लिया कि टोटल वर्क अगर 6 दिन है, टोटल वर्क 6 है, ठीक है, तो ए प्लस बी का अगर हम क्षमता देखें, यानी कि अगर इन दोनों का इफिशियंसी देखें तो 6/1.2, यानी कि इन दोनों का इफिशियंसी कितना है? 5 आ गया। अब देखिए कह रहा कि आधा काम ये करता है, ये जो है आधा काम करता है, तो 6 में से आधा काम कौन करेगा? ये 3, और बी क्या करता है? आधा काम करता है। ठीक है,
अब कह रहा है ए की तुलना में बी का जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा है, यानी बी का इफिशियंसी क्या है, ये ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। अब देखिए ये दोनों मिलके तीन काम को ये दोनों मिलके कितना दिन में करता है लोग, 2.5 दिन में। अब देखिए यहाँ इसका मतलब है कि 5 इफिशियंसी है, तो अगर हमने मान लिया कि ए का एफिशिएंसी 2 होगा, बी का एफिशिएंसी 3 होगा, क्योंकि बी जो है ए से ज़्यादा कुशल है, तो अगर एफिशिएंसी दोनों का 5 है तो ए का 2 होगा, बी का ज़्यादा होगा तभी ना बी का ज़्यादा होगा। तो यानी अब देखते हैं अगर ये दोनों काम बी ए जो है 3 काम 2 दिन में करेगा तो कितना काम करेगा, 1.5 दिन में 3 काम करेगा। बी अगर 3 के एफिशिएंसी से 3 काम करता है तो 3/3 यानी कि 1 काम, यानी कि ये 1 दिन में करेगा, ये 1.5 दिन में, यानी कि ये दोनों काम जो है 2.5 दिन में कंप्लीट करता है लोग, ये सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब है कि बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो जब बी का एफिशिएंसी 3 है तो बी जो है 6 काम को 3 के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 2 दिन में समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, ये यही तरीका है, जिस तरीके से प्रश्न कह रहा है उसी तरीके से चलिए। आप वर्ग को इसके मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हैं जो इस संख्या से कट जाए। आप यहाँ 12 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, यानी ले सकते हैं जो इसके मल्टीपल में हो। अगर 10 भी, अगर आप यहाँ 1.2 दे है, अगर आप 12 लेते हैं तो वो भी 10 दिन में कट जाता, तो 5-5 होता। जब 5-5 काट जाता था, इसका एफिशिएंसी भी अलग अलग होता, तो आप इस तरीके से करते तो आपका आंसर आ जाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।